हेलो बच्चों, आई एम राजेश मिश्रा, पीजीटी बायोलॉजी। बेटा आज हम लोग 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, इस चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो अब बात ये आती है कि इसमें इसका क्या मतलब होता है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे करते हैं और किस तरह से एक न्यू बेबी या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होता है। और रिप्रोड्यूस का मतलब ही क्या हुआ, अगर आप यहाँ देखें रिप्रोड्यूस, बात इसकी हो रही है। प्रोड्यूस तो करना ही होता है कि किसी भी चीज़ को जनरेट करना, और री का मतलब होता है दोबारा से, यानी कि सेम। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज दैट इस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म है, तो सेम उसके जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाने के प्रोसेस को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, वो चीज़ हम ये इसके भी जब जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है। तो आप देखें यहाँ पर रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन बेटा एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुने, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए कि एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, या अकेला कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत नहीं है। बट वाई इट इज़ रिक्वायर्ड इन आवर एनवायरनमेंट और आवर सराउंडिंग्स, ये क्यों ज़रूरी है। देन द फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट it is necessary for maintaining the species of that particular or individual organism। जैसे कि हमारी जो ह्यूमन स्पीसीज है, जैसे कि हम ह्यूमन हो गए या आप हो गए या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो गया, तो उसकी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस ज़रूरत है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए क्या ज़रूरत होता है, उसको न्यूट्रिशन ज़रूरत होता है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ये सब अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो उसको दिक्कत आएगी। रेस्पायरेशन हो गया, क्लियर हुआ। बट रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि ये उसकी बेसिक नीड में नहीं आता है, तो आपकी एनर्जी को वेस्ट करता है। इस एक लंबी चौड़ी प्रोसेस में रिप्रोडक्शन में, तो उसमें इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए कि हम बस खाली अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हम इसे करते हैं, अदरवाइज इसका कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेशन देखें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which any individual or couple of organisms reproduction is a process in which any individual or couple of organisms involved to produce a new baby or new offspring। यहाँ पे बेटा आप लोग फर्स्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ टर्मों का मैं नया जो यूज़ करता जाऊँगा, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। हम लोग एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मैंने डेफिनेशन लिखा है, आप इसे समझने की कोशिश करें। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एनी इंडिविजुअल और कपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और कपल ऑफ इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं आप, इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ न्यू बेबी और न्यू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग बेटा जो न्यू प्रोजनी होती है उसको बोला जाता है। यहाँ पर आप प्रोजनी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखी न्यू बेबी, तो आपको पता चल गया होगा न्यू बॉर्न बेबी हो गया।
ऑफस्प्रिंग भी न्यू बेबी को ही बोला जाता है, यानी कि जो नई प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस होते हैं उनको, और न्यू प्रोजेनी ये भी नई जनरेशन के जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है न्यू प्रोजेनी। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक ये हमें समझ में आया। अब दूसरे जो एक चीज़ मुझे वो डिस्कस करनी थी, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि रिप्रोडक्शन आपके इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ को मेंटेन करने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ उसके ग्रुप यानी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होता है। तो उसे आप नोट करेंगे यहाँ पर, रिप्रोडक्शन process is not required for any individuals organism. Reproduction process is not required for any individuals organisms life, but it's required for maintaining the species of that particular ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ कि रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, एनी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स लाइफ, बट इट्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। और ये चीज़ मेंटेन करने वाली है हमारी बात आ गई। और पहले जो एक चीज़ मैंने और बताई थी कि वो एक चीज़ और थी कि इसमें बहुत सारी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो मैंने जो एक दूसरी चीज़ और बताई थी कि ये प्रोसेस क्या है, इट इज़ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। दिस इज वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आती है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो आता है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। वो अभी यहाँ देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो सेम अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं क्या? तो इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। हाँ में कुछ केसेस में है और ना में कुछ केसेस में है। और वो क्यों है, कैसे हैं, वो अभी आप यहाँ देखेंगे। इसका जो हमने जो टॉपिक लिखा, उस टॉपिक का नाम क्या है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैंने अभी क्या बोला था कि इसमें इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। हाँ में कुछ केसेस में है और ना में कुछ केसेस में है। जैसे जो रिप्रोडक्शन होता है वो इससे अगला टॉपिक आएगा, अगली वीडियो में जो अगला टॉपिक आएगा उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा बेसिक देख लें कि रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो बेसिकली दो तरह से होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज ले लीजिए। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो न्यू प्रोजेनी होते हैं या न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू बेबी होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज़ बना लेते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं बना पाते, वो सिमिलर बनाते हैं, आइडेंटिकल नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है दूसरी कि इसमें रिप्रोडक्शन में कैसे क्या चीज़ें होती हैं।
इसका जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे जो डीएनए होता है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में या उनके जो कपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, उनका एक एक एक्स्ट्रा सेट कॉपी बनती है उनके डीएनए की, और वो जो एक्स्ट्रा कॉपी बनती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है न्यू बेबी में, और एक कॉपी उनके बॉडी में ही रह जाती है। सपोज दैट अगर उनमें जो एक सेट बचा हुआ है डीएनए का, अगर वही चला जाएगा न्यू ऑफस्प्रिंग में, तो उनके पास क्या बचेगा? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखें। ये आपको पता चल रहा होगा कौन मेल है और कौन फीमेल है। इनमें आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि इनमें क्या होता है। इनमें XX क्रोमोसोम होते हैं और इनमें XY क्रोमोसोम होता है। तो जब रिप्रोडक्शन नाम का जब प्रोसेस चल रहा होता है तो इनके क्या होते हैं, इनके डबल सेट होते हैं, यानी कि एक कॉपी और एक्स्ट्रा बनेगी। ऐसे ही इनकी एक कॉपी और एक्स्ट्रा बनेगी। ठीक है, एक एक कॉपी एक्स्ट्रा बनने के बाद क्या होता है कि इनमें से एक एक कॉपी उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है और एक एक कॉपी इनमें इंटैक्ट रह जाती है। कि जब न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है तो यहाँ से जैसे कि कोई भी आप एक रैंडम चूज कर सकते हैं, जैसे इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से ये फिर से एक फीमेल का रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, फिर से एक फीमेल बनती है। तो अब आप देखें कि अगर ये दोनों ही एक एक एक्स क्रोमोसोम दोनों ही मेल और फीमेल दोनों में से ही अगर निकल जाएंगे तो फिर इनका तो यहाँ पर स्पेस खाली हो जाएगा ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि यहाँ पर डबलिंग होती है, यानी कि एक एक कॉपी और बनती है क्रोमोसोम्स की। और ये कि इन्हीं की ही नहीं, हर एक उसकी। यहाँ पर ये मैंने जो राउंड में सर्कल में लगाया हुआ है ये कॉपी है।